नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा रनिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला, जो कि आपके लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या यूपीपीएससी या फिर स्टेट के आपको जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? आपके सामने ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, राज्यसभा सभापति या राष्ट्रपति। आपको इसका सही जवाब तुरंत पिन करना है कमेंट में, तुरंत आप जवाब दीजिए। 5 सेकंड आपके पास हैं। ओके, देखते हैं प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अर्थात अब हम देखते हैं अपने प्रश्न को। अनुच्छेद 123 के तहत आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है किसे? राष्ट्रपति को। सबसे पहले आप इस पॉइंट को जानेंगे। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेष जानकारी। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति जो है वो हमारे आर्टिकल 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो 52 में। अब बात करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर एक और शब्द आया है अध्यादेश। अध्यादेश सबसे पहले जान लेते हैं अध्यादेश क्या होते हैं। तो अध्यादेश से तात्पर्य है ऐसा आदेश जो कि सीधे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, कैबिनेट, मंत्रिमंडल या केंद्र सरकार के सुझाव के उपरांत, जब लोकसभा या राज्यसभा में कोई सत्र ना चल रहा हो या कोई बैठक ना हो रही हो, तब राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर कोई आदेश दे देता है और वही कानून बन जाता है। इस पॉइंट को आप लोग अध्यादेश को ऐसे समझिएगा कि ऐसा आदेश जो राष्ट्रपति केंद्र सरकार या कैबिनेट, मंत्रिमंडल की सलाह पर दे देता है और वही कानून बन जाता है, ऐसे आदेश को अध्यादेश कहते हैं। आपके सामने अध्यादेश से जुड़ा एक शब्द आता है विधेयक। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अध्यादेश और विधेयक में। अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुझाव पर तुरंत, दोनों शब्दों में बस एक ही अंतर है कि इसमें तत्काल राष्ट्रपति अपने प्रभाव से इसे लागू कर देता है, और विधेयक में जो डिफरेंस है, विधेयक में क्या होता है? सबसे पहले बिल को राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तब यह कोई कानून बनता है। तो ये हो गई विधेयक की बात। अब आइए देख लेते हैं कुछ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। अध्यादेश ऐसा कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो कि आपने अभी जाना, वही आपको नीचे दिया गया है अनुच्छेद 123 के तहत। इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राष्ट्रपति यदि कोई अध्यादेश जारी करता है तो 6 सप्ताह या 6 महीने के अंदर उसे पारित हो जाना चाहिए सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो उसे अस्वीकृत मान लिया जाता है। ठीक, ये पॉइंट कुछ हुए इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपके सामने है दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल। काफ़ी अच्छा नाम है और काफ़ी चर्चित नाम है, टेनिस स्टार हैं राफेल नडाल। किस यूरोपीय देश से हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, सर्बिया। चलिए आप ना जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा जवाब इसका? तो इसका आपका सही जवाब होगा स्पेन। क्या जवाब होगा? स्पेन। इसका सही जवाब है स्पेन। ये एक यूरोपीय कंट्री है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और प्रमुख टेनिस प्लेयर के, वो किस देशों से संबंध रखते हैं। इसको जानना जरूरी है क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न यही था। देखते हैं और प्रश्न। सर्बिया से नोवाक जोकोविच हैं, चर्चित नाम जोकोविच का, जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के। देखिए 2-4 आपको मोस्ट प्लेयर जो हैं टॉप के, उनको आपको उनकी कंट्री आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद राफेल नडाल को आपने देखा ही, स्पेन से हैं राफेल नडाल।
और बात करें अगर एक और महत्वपूर्ण नाम की, तो वो नाम है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो कि कहाँ से हैं, ये हैं स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया के टर्म में, इंडिया के कुछ प्रमुख टेनिस प्लेयरों की। तो आप सभी लोग जानते हैं इंडिया की एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम क्या था, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्लेयर की बात करते हैं, महेश भूपति, लिएंडर पेश। एक और नाम जो इंडिया से अभी आजकल चर्चा में काफ़ी उछल कर आ रहा है, अभी आपके लिए करंट का एक क्वेश्चन भी है कि भारत के किस टेनिस प्लेयर ने अभी हाल ही में यूएस ओपन के सिंगल्स का मुकाबला जीता है, तो नाम है सुमित नागल। सुमित नागल, जिन्होंने यूएस ओपन में, जो कि चल रहा है, कंटिन्यू है, यूएस ओपन के सिंगल्स में अपना पहला दौर क्रॉस कर लिया है और राउंड 2 में पहुंच चुके हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम होने जा रहा है, सुमित नागल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? आपके सामने ऑप्शन है सितारा देवी, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ने कलाश्रम आश्रम की स्थापना की थी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज की अगर बात की जाए तो पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तक थे। साथ ही साथ इन्होंने कई मूवियों में इन्होंने नृत्य डायरेक्शन दिया है, नृत्य को लेके, अर्थात डांस को डायरेक्ट किया। अभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी और उस मूवी का नाम था जिसमें रणवीर और दीपिका ने एक्टिंग की थी, बजरंगी, क्या नाम था, जिसमें मोहे रंग लगा दे गाना था। इसके डांस को किसने कोरियोग्राफ किया था, डायरेक्ट किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने ही डायरेक्ट किया था और इसके लिए 2016 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1934, 1921, 1924, 1920। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा 1921। आपका सही जवाब है 1921। नोबेल दिया जाता है किसके? अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कारक हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1921 में ये पुरस्कार दिया गया। आइए देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है रकाब या स्टेप्स, जांघ की हड्डी, निहाई या इंकस, या कान की हड्डी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा जांघ की हड्डी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। आपके सामने ऑप्शन है, करेक्ट आंसर जांघ की हड्डी। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं इमेज। इस हड्डी की बात हो रही है या इस बोन की बात हो रही है। इस बोन को हम लोग फीमर नाम से भी जानते हैं। आपको ऑप्शन में फीमर भी मिल सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बोन या हड्डी कौन सी है, तो उसमें आपको ऑप्शन में मिल सकता है फीमर। फीमर ये जांघ की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कान की हड्डी, कान की हड्डी जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टेपीज, सबसे छोटी। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, आपके सामने है, ये फीमर है जो कि कूल्हे से लगी हुई है और आकर यहाँ पर मिल जाती है। ये दो हड्डियाँ आपके सामने हैं।
सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमाओं से संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन है 9, 6, 7, 8। हम इसका सही आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर होगा 9। 9 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मैप की, तो उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इस तरह नेपाल के साथ उत्तराखंड को छोड़ता हुआ आगे बढ़ते हुए ये बिहार यहाँ से निकल जाता है आगे, और ये कुछ इस तरह से है यूपी का मैप आपके सामने, जिसमें यहाँ से आपको बिहार मिलेगा, बिहार, यहाँ थोड़ा सा आपको झारखंड मिलेगा, यहाँ आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, इसके बाद आपको एमपी, यहाँ आपको राजस्थान, यहाँ आपको राजस्थान मिलेगा। काउंट करते हुए चलिएगा, 9 हम अभी काउंट करते हैं। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, आपको हरियाणा मिलेगा, हरियाणा, और यहीं एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जो कि आपकी कैपिटल है, सेंट्रल कैपिटल दिल्ली। इसके बाद यहाँ बहुत थोड़ा सा हिस्सा क्या मिलता है, हिमाचल प्रदेश, और ये आपका उत्तराखंड है ये। अब हम काउंट करते हैं, बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, एमपी 4, राजस्थान 5, हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश 7, उत्तराखंड 8 और दिल्ली 9। तो ये 9 वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर टचिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। आइए मैप द्वारा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके सामने मैप प्रेजेंट है। ये देखिए आपको यूपी की बाउंड्री दिख रही है, ये आपको यूपी की बाउंड्री दिख रही है। देखिए जो चीज़ हमने अभी कंफर्म की वो चीज़ आपको यहीं दिख रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग देख के जाइए और इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, जिससे आपको आसानी होगी। जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप उसके आंसर तक सीधे पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं आपके सामने ऑप्शन क्या है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर से रोगियों के दिल की धड़कन को मापा जाता है। सही आंसर क्या होगा आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर से रोगियों के दिल की धड़कन को मापा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा है। आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब क्या होगा, आंध्र प्रदेश। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो 2014 में ही आंध्र प्रदेश को काट के 2 राज्य बनाए गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वर्तमान में दोनों की संयुक्त राजधानी है हैदराबाद। हालांकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी पास कर दी गई है अमरावती, जिसका निर्माण कार्य शुरू है, परंतु वर्तमान में समस्त कार्यों का संचालन हैदराबाद से ही किया जा रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी कोलेरू झील को लेके। कोलेरू झील की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर है। देखिए आपके सामने ये मैप दिख रहा है इंडिया का, जहाँ पर आपकी ये रिवर गोदावरी और कृष्णा
इन दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र है, ये देखिए आपको डॉटेड पॉइंट में दिखाया गया, ये जो क्षेत्र है यही लोकेशन है किसकी, कोलेरू लेक की। देखिए इसको जब डिटेल में किया गया तो ये कोलेरू लेक का आपको लोकेशन दिख रहा है। आई थिंक आप इस मैप से इतना समझ गए होंगे कि कोलेरू लेक का लोकेशन आंध्र प्रदेश में बॉर्डर पे, बॉर्डर के आसपास, अर्थात बॉर्डर आप कह लीजिए या कह लीजिए बे ऑफ बंगाल, क्योंकि यहाँ सब बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी से थोड़ी दूर पे ही कोलेरू लेक है और ये ताजे पानी की काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी झील है। आइए कोलेरू लेक के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। कोलेरू लेक जो है उसे कोलेयार झील के नाम से भी जानते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे कोलेयार के नाम से भी जानते हैं। यह पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश राज्य, दक्षिण भारत की झील है। देखिए ये पूर्वोत्तर ही है। अगर ऐसे 4 पार्टों में हम बांट दें तो हमारा यहाँ से जो ये हिस्सा जाता है, ये पूर्व और उत्तर का जो हिस्सा है ये वहीं आता है। ये एलेरू शहर के पास गोदावरी, और देखिए अभी हमने आपको बताया कि गोदावरी रिवर है और कृष्णा रिवर है, इन दो नदियों के बीच में स्थित है। गर्मियों के मानसून या बारिश के मौसम के दौरान झील का विस्तार 100 वर्ग मील तक हो सकता है, अर्थात इसका फैलाव इतनी दूर तक होता है। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनजैंग भारत आया था। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिलते हैं, इसलिए हम ऐसे प्रश्नों पर विशेष बल देते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हों। आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक, प्रभाकरवर्धन। आपको जवाब देना है कि चीनी यात्री जुआनजैंग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपका सही जवाब होगा क्या, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में जुआनजैंग जो कि एक चीनी यात्री था, भारत आया था। अब जान लेते हैं हर्षवर्धन कौन थे। तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब को छोड़कर से समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। उत्तरी भारत से तात्पर्य आप ऐसे समझिए, अगर माना जाए तो ये जो एरिया आपको दिख रही है विंध्य से ऊपर की, ये सारी एरिया उत्तरी भारत में आती है और यहाँ कहीं आता है आपका पंजाब। तो इसको छोड़ के टोटल एरिया जो है इस पर हर्षवर्धन ने राज किया। इस पॉइंट को बताया गया है। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी, अर्थात बंगाल तक उसका शासन हुआ करता था। अब कुछ और प्रमुख चीनी यात्रियों के बारे में जान लेते हैं जो कि भारत में आए थे और वो किसके काल में आए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आपके सामने आता है फाहियान का। फाहियान भारत में किसके काल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। बात करें मेगस्थनीज की, देखिए ये सारे विदेशी यात्री हैं। इन सारे नामों को आप लोग नोट कर लीजिए, एक साथ आपको इस तरह से डिटेल नहीं मिलने वाले हैं कहीं पर। मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसी ने कौन बुक लिखी थी। तो मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी है जो कि हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका। इंडिका नामक बुक किसने लिखी है, मेगस्थनीज ने। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसके शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के काल में एक और यात्री आया था, उसका नाम था ह्वेनसांग। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक दो और यात्री हैं जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि अलबरूनी हो गया। अलबरूनी जो था, इसका वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद हुआ करता था और इसने एक पुस्तक लिखी है तहरीक हिंद। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। एक और इम्पोर्टेंट नाम इब्ने बतूता का भी है
जो कि एक महत्वपूर्ण यात्री थे। यह अफ्रीका से बिलोंग करते थे, इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन थे ये, इब्ने बतूता। और ये किसके काल में आए थे? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्ने बतूता आए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यात्री थे जिनको आपको जानना था। एक और प्रश्न जो छूट रहा है यात्रियों से कि इन यात्रियों में किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेन सांग को, जो कि हर्षवर्धन के समय में यात्रा करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के उद्देश्य से आए थे, और अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय दिया, और हर्षवर्धन के काल में ही बौद्ध धर्म काफ़ी आगे बढ़ रहा था, जिसकी महायान शाखा को ह्वेन सांग ने समर्थन दिया। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो हमारे सामने हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है रायपुर, कन्याकुमारी, दुर्गापुर, रांची। आपका सही जवाब होगा रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में है? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आपके सामने आंसर है रायपुर। कुछ और प्रमुख नामों को जान लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एयरपोर्ट के रूप में। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये आपका आता है अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर आप कह सकते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके पास आपका आता है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। तो ये आपका आता है पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट, तो ये आपका आता है नागपुर, महाराष्ट्र। बात करें कुछ और प्रमुख एयरपोर्ट की, तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये आपका आता है वाराणसी, यूपी। इसी के साथ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये आपका आता है लखनऊ, यूपी। कुछ ये प्रमुख एयरपोर्ट थे जिसको आपने जाना। इसी तरह से अगर आप देखें तो देवी अहिल्याबाई होलकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये इंदौर में आता है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। तो ये कुछ प्रमुख एयरपोर्ट थे जिसको आपने जाना। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर है? रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है? देखिए पॉलिटी से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है 42 ईयर, 25 ईयर, 20 ईयर, 32 ईयर। आपका सही जवाब होगा 25 ईयर, चूँकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 25 साल। और लोकसभा के लिए भी यही एज ली गई है, विधानसभा या लोकसभा, इन दोनों का सदस्य बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर कंप्लीट आपकी 25 ईयर एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारे सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए साइंस से बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मशीनों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कान के पर्दे की जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टोमीटर, ओटोस्कोप, पॉलीग्राफ, फोनोग्राफ। आपका सही जवाब होगा
आपका सही जवाब होगा ओटोस्कोप। ओटोस्कोप के द्वारा कान के पर्दे की जांच की जाती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं ओटोस्कोप कैसे होता है। तो ओटोस्कोप की इमेज आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। ये है ऑटोस्कोप। जिन लोगों ने भी कान की जांच कराई होगी उन लोगों ने ये मशीन जरूर देखी होगी। ये देखिए एक डॉक्टर साहब हैं जो कि किसी रोगी की जांच कर रहे हैं ओटोस्कोप द्वारा, और इस प्रकार से ये कार्य करता है। यहाँ ये ईयर कैनाल है आपकी, ये ईयर ड्रम आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये लाइट देता है, और ये विजिबिलिटी कहाँ होती है, तो ये विजिबिलिटी यहाँ होती है, जिसकी मदद से चीज़ों को स्पष्ट देखा जा सकता है। तो आपके कानों की जांच किससे की जाती है? ओटोस्कोप से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? देखिए हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाराबर गुफाओं की बात की गई है। बाराबर गुफाएं मौर्य साम्राज्य काल की हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं बाराबर गुफाओं के बारे में कुछ जानकारियां। बाराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में, देखिए बिहार में बाराबर गुफाएं मिलती हैं, और यह चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनका संबंध मौर्य काल से है। इसमें अशोक के कुछ शिलालेख हैं। बात करें अगर मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसके एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए जिनका क्या नाम था? अशोक, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अर्थात 37 ईयर तक शासन किया। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। तो सांझी कला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। आइए देखते हैं सांझी कला क्या है। तो सांझी कला ब्रज की प्रसिद्ध ललित कला है, या बेहद बारीकी से चित्रण करने की कला, अर्थात जो आप बारीक चित्रकारी देखते हैं वो जो कला उत्तर प्रदेश में जन्मती है, ब्रज में जन्मती है, उस कला का क्या नाम है? सांझी कला। आइए एक इमेज हम आपको दिखाते हैं सांझी कला का प्रयोग जिसमें किया गया है, या सांझी कला का प्रयोग करके उस इमेज को बनाया गया। आपके सामने ये इमेज प्रेजेंट है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितनी बारीकी के साथ एक एक कलर का संयोजन किया गया है, और इसके सबसे बीच में आपको ये देखिए गोपियाँ कृष्ण को दिखाई दे रही हैं। आपको ये देखिए, ये बहुत ही बारीकी से ये पूरा वर्कआउट आपको दिख रहा होगा। ये किसी मेज या टेबल पे रखा गया है। देखिए कितनी बारीक चित्रकारी की गई है, आप खुद ही देख सकते हैं। यही सांझी कला का अच्छा उदाहरण आपके सामने प्रेजेंट है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रस्तुत परक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 23 मार्च, 8 मई, 7 जून, 29 अप्रैल। आपसे सही जवाब की उम्मीद की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में GK बाई हरिओम पांडे सर को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ से आपको लाभ क्या होगा पहले आप लोग ये जान लीजिए। यहाँ से आपको बिल्कुल इस वीडियो की फ्री PDF अवेलेबल मिलेगी। इसके साथ ही आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के PDF आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप GK बाई हरिओम पांडे सर टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें और उसको ज्वाइन करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सारा लर्निंग पॉइंट पेज पर। फेसबुक पेज पर भी आप हमें सारा लर्निंग पॉइंट पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ एक लाइक तो कर ही दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।